तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने मैट्रिक्स की क्या बोलते हैं सीरीज स्टार्ट की थी। तो देखो हमने क्या लास्ट में देखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स देखा था। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर हमने क्या देखा, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर मतलब क्या, रो और कॉलम बराबर है तो वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम मान लेते हैं 2 है तो 2 क्रॉस 2 का है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, स्क्वायर के बाद हम आए थे डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। उसके अंदर हमने क्या देखा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दिया जाए और बाकी जगह पे जीरो कर दिया जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और हमने ये भी बोला था कि डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज होगा लेकिन होगा 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रहेगा लेकिन डायगोनल पे जीरो नहीं रहेगा। डायगोनल को छोड़ के बाकी हर जगह जीरो हो जाए तो उस सिचुएशन में वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बन जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। फिर हमने शायद आपसे क्वेश्चन किया था कि नहीं, चलो दोबारा कर लेते हैं कि हम ऐसा क्या बोल सकते हैं कि ऑल मैट्रिसेस, कौन सा मैट्रिक्स, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं, या ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा बोल सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप बताओ। तो देखो ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि डायगोनल पे एलिमेंट हो और बाकी जगह जीरो हो जाए। स्क्वायर के अंदर बस सिंपल सा कंडीशन है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 2 2 2 2 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, बस उसका कंडीशन क्या है, रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या, आर डायगोनल मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हाँ ये बात सही है कि डायगोनल होगा तो स्क्वायर तो उसको होना ही पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अभी हमने क्या देखा, डायगोनल के अंदर कंडीशन सिर्फ इतना था, एक सेकेंड चल रहा है ना, हाँ। डायगोनल के अंदर कंडीशन बस इतना था कि डायगोनल वालों को छोड़ के बाकी जगह जीरो हो जाओ। डायगोनल मतलब क्या, जहां जहां पे भी ए आई जे का वैल्यू, ए सॉरी ए आई जे को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं ना, तो जहां जहां पे भी ए आई जे के अंदर आई का वैल्यू जे के बराबर है उनको छोड़ दो और बाकी को क्या कर दो, जहां जहां पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है उनको जीरो कर दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी के अंदर एक और कंडीशन अगर हम अप्लाई कर दें कि जहां जहां पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर है वो वहां पे जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। कहने का मतलब ये जो एलिमेंट है ए आई जे, जहां जहां पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर है वहां पे एक सेम रिजल्ट आए, कोई एक कांस्टेंट के आए। कहने का मतलब यहाँ पे भी वन आ रहा है तो यहाँ पे भी वन आए, यहाँ पे भी वन आए, यहाँ पे 5 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 आए, यहाँ पे भी 5 आए, यहाँ पे भी 5 आए। तो यहीं से जन्म हुआ स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, स्क्वायर से। स्क्वायर से डायगोनल की तरफ गए, फिर डायगोनल के अंदर एक और कंडीशन लगा दिया कि डायगोनल के जो एलिमेंट है अगर वो सभी सेम हो जाए तो एक नया मैट्रिक्स बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बस वही है, इन अ मैट्रिक्स ए आई जे, इसके अंदर अगर हम क्या करें, जहां जहां पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर है उसको क्या कर दें, किसी एक कांस्टेंट के बराबर कर लें, और जहां जहां पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है उसको क्या कर दें, जीरो कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखो यही है, हर जगह क्या कर लेते हैं, कोई कांस्टेंट एक के कर लिया, के कर लिया, के कोई रियल नंबर हो सकता है। चलो ये क्या हो गया, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। एक दूसरा भी बी मैट्रिक्स बनाता है जिसके अंदर क्या करते हैं, 1 0 0 1, ये भी क्या हो गया, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। एक सी मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर क्या हो गया, 5 0 0 5, ये भी क्या हो गया, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में बस सिंपल सा रूल है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर के बाद डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, फिर उसके बाद डायगोनल के जो भी एलिमेंट है, मतलब जहां पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर आ रहा है वहां पे कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, और जहां पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है उसके लिए ए आई जे का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका क्या बोलते हैं डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन तो बना ही सकते हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए वेयर, कैसा लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड a scalar matrix if no no if no when aij is equal to k, if
I is equal to j and aij equal to 0 if I not equal to j। जहाँ जहाँ पे भी ए आई की वैल्यू जे के बराबर है वहाँ पे कोई कांस्टेंट के आ जाए, जहाँ पे जीरो आई इक्वल टू जे के बराबर नहीं है वहाँ पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, चल रहा है ना। इनका बैटरी का थोड़ा सा लो है इसलिए इनको बार बार चेक करना पड़ता है, कई बार क्या होता है बंद हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब स्केलर से ही आगे बढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर से डायगोनल पे, डायगोनल से स्केलर, फिर स्केलर से ही आइडेंटिटी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो देखो अभी उसने क्या बोला स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, कुछ भी हो हमसे फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम क्या कर दें एक कंडीशन लगा दें स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो के का वैल्यू 1 है, तो उस सिचुएशन में जो नया मैट्रिक्स बनता है उसी को आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे से, सभी तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या देखा, ये कंडीशन देखा। अब वही एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर क्या स्क्वायर है तो फिर उसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल पे सिर्फ एलिमेंट होते हैं, बाकी जगह जीरो होते हैं, तो बाकी जगह जीरो मतलब डायगोनल बन गया। फिर क्या डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, तो क्या बन गया स्केलर भी बन गया। फिर क्या अगर जो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो हम के की बात कर रहे हैं, अगर के का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब क्या डायगोनल पे 1 हो जाए, बाकी जगह क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो सिचुएशन में जो मैट्रिक्स मिलता है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसके लिए लिख सकते हो कि ए आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे हो जाए, और ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे है। ठीक है, बस यूनिट मैट्रिक्स का इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो यूनिट मैट्रिक्स बोलो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो। और देखो अगर कोई भी है कि यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है, तो जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर n है तो उसको हम आई एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो उस मैट्रिक्स को हम आई एन से डिनोट करते हैं। जैसे कोई बोल दे I3, I3 का मतलब यही वाला मैट्रिक्स I3, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसका 3 ऑर्डर का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का मतलब 3 क्रॉस 3 समझ ही जाओगे। आइडेंटिटी है मतलब स्क्वायर तो होगा, स्क्वायर मतलब 3 क्रॉस 3 तो अपने आप ही हो जाएगा। कोई बोल दे I2 बनाओ तो क्या करना है बस 0 1 0 0 1। कोई बोले I1 बनाओ मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का तो सिंपली 1 हो गया। ठीक है, चलो ये बात हो गया इनके बारे में। अब क्या करते हैं जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, जैसे हमने डायगोनल और स्क्वायर के ऊपर किया था यहाँ पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स की तरह देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन लिखते हैं। चलो स्केलर को हटा देते हैं, स्केलर तो नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो थोड़ा सा बैक जाके नोट कर लेना। ठीक है, तो ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहला ऑप्शन है ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और दूसरा ऑप्शन क्या करता है, पहला ऑप्शन कहता है ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दूसरा कहता है ऑल उल्टा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स। अब बताओ कौन सा सही है। तो पहले स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या था बस के 0 0 0 0 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था जो भी के का वैल्यू है सेम हो जाए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बताओ दोनों ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मे और मे नॉट, के का वैल्यू 2 हो गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, अब ये बात सही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो स्केलर तो उसको होना ही है, के का वैल्यू 1 ले लिया गया तो आइडेंटिटी बन गया, तो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लास्ट जीरो मैट्रिक्स के बारे में, नल मैट्रिक्स के बारे में। तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके सभी एलिमेंट क्या हो जाए जीरो हो जाए, नील बटे सन्नाटा हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स।
ठीक है, तो बस सिंपल सा कंडीशन है कि इफ ईच एंड every element of a matrix every element of a matrix is zero zero, then the matrix is called, then the matrix is called as जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या सिंपली जीरो हो जाए, कोई भी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर जीरो 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 भरे हुए हैं, हमको अलग अलग ऑर्डर का बनाना है। ठीक है, हम अलग अलग ऑर्डर का जीरो जीरो क्यों लिख रहे हैं आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे। ठीक है, सी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, लेकिन कैसा है, नल मैट्रिक्स है, तो हर जगह क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स के बाद अब मैट्रिक्स से सब मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, मैट्रिक्स से सब मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तब तक आप क्या करो, इन सभी कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो, कुछ ज़्यादा था नहीं। पहले कहाँ से स्टार्ट किया, मैट्रिक्स से स्टार्ट किया, उसके अंदर रो कॉलम देखा था, फिर उसके बाद क्या अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स देखे, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स पे आए, स्क्वायर के अंदर क्या देखा था, रो कॉलम के बराबर होना चाहिए। फिर वहाँ से आगे आए, कहाँ पे गए, डायगोनल मैट्रिक्स पे, उसमें क्या देखा कि जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर है वो क्या हो जाए, बचा रहे, बाकी जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फिर वहाँ से और आगे आए स्केलर मैट्रिक्स पे, वो क्या बोलता है कि जहाँ पे भी आप बोल रहे हो आई इक्वल टू जे है वो बचा रहा है, अगर वो क्या हो जाए, सभी सेम हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर स्केलर से और आगे आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या बोलता है कि जो आप बोल रहे हो कि सेम एलिमेंट है डायगोनल पे, अगर वो क्या हो जाए, वन के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर आगे बढ़ गए कहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स के बारे में वो कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है कि हम हैं तो हैं, बस है तो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसके बारे में, सब मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स मतलब क्या, किसी भी मैट्रिक्स का एक छोटा सा बच्चा। कोई भी मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, यम क्रॉस एन है, यम क्रॉस एन है। तो अगर इस ए मैट्रिक्स के कुछ रो या कुछ कॉलम को छोड़ने के बाद अगर हम क्या कर दें, एक छोटा सा मैट्रिक्स बना दें, तो उस छोटे से मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इस बड़े से ए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, डेफिनेशन चाहते हो तो आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, एनी, वैसे मैथ में डेफिनेशन की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी नोट्स बनाने के लिए तुझे काम आ ही सकता है। ठीक है, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग मतलब छोड़ के सम रोज एंड कॉलम्स, रोज गुलाब वाला रोज नहीं, एंड कॉलम from a given m cross n matrix A is called submatrix of matrix A. Any matrix obtained by omitting some rows and column from a given matrix A. कोई भी एक मैट्रिक्स पाया गया किसी रो या किसी कॉलम को, या किसी रो या किसी कॉलम दोनों को हटाने के बाद किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स से, तो वो जो पाया गया उसको क्या बोलते हैं, इस ए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमने बोला कि बड़ा मैट्रिक्स है, मतलब पेरेंट मैट्रिक्स है। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का मानते हैं, जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 है। अगर हम क्या करें, इसके अंदर से एक रो को हटा दें या एक कॉलम को हटा दें या दोनों को ही हटा दो, क्या फर्क पड़ता है। मान लेते हैं बी मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर हमने सिर्फ 1 लिया, तो बी क्या कहलाएगा, बी इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए, क्योंकि अब बी कहाँ से बना, ए को यूज करके बना है। एक सी मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर क्या है 1 3 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ए का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। एक डी मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसके अंदर क्या है 1 2 है, वो भी क्या कहलाएगा, ए का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। एक ई मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर 1 2 3 4 है, ये क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये भी कहलाएगा। देखो डेफिनेशन को पढ़ो, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम,
कोई एक मैट्रिक्स पाया गया कुछ रो या कुछ कॉलम को हटाने के बाद, तो अगर हम क्या करते हैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम को नहीं हटाएंगे तो उस सिचुएशन में जो मैट्रिक्स बनेगा उसको भी तो हम ओरिजिनल का सब मैट्रिक्स बोलेंगे। हाँ बोलेंगे। तो देखो ये मैट्रिक्स कैसे पाया गया, जब हमने क्या किया किसी भी रो और किसी भी कॉलम को नहीं हटाया। तो ए मैट्रिक्स के अंदर से अगर हम किसी भी रो किसी कॉलम को नहीं हटाएंगे तो उस सिचुएशन में भी जो एक नया मैट्रिक्स बना जिसको हमने ई के नाम ई से डिनोट किया वो भी क्या बन गया, ए का सब मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, चलिए अब 3x3 ऑर्डर पे बढ़ते हैं। बस एग्जांपल देखना है। को मान लेते हैं एक हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेते हैं। हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया 1 2 7 8 ले लिया। तो ये क्या कहलाएगा, बी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं, मान लेते हैं सी मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया 1 3 लिया 7 और 9 ले लिया। तो ये भी क्या कहलाएगा, ए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बनाएगा। अगर हम क्या करते हैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस सिचुएशन में डी क्या कहलाएगा, ए का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। डी मैट्रिक्स कैसे बना, जब हमने क्या किया कोई भी रो और कोई भी कॉलम को नहीं हटाया तो उस सिचुएशन में बन गया। तो डी भी क्या कहलाएगा, ए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अभी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छे से यूज है। ठीक है, रैंक निकालने के लिए सब मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हम डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट के लिए भी आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, वो सेकंड चैप्टर है, रैंक के बारे में बात करेंगे, फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़े। चलो तो हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, तो कोई भी दो मैट्रिक्स दो सिचुएशन में इक्वल होंगे, मतलब दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेंगे। पहला कंडीशन क्या, कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक वो इक्वलिटी की कंडीशन में नहीं रखे जा इक्वलिटी की कंडीशन में नहीं रखे जा सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस, तो मान लेते हैं एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे की तरह लिखे गए हैं, और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट बी आई जे की तरह लिखे गए हैं। तो ए और बी तभी बराबर होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और दूसरा कंडीशन क्या, कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, सेम हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब A11 B11 के बराबर हो। रुको थोड़ा सा इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख लेते हैं A11 A12 A21 A22, और जो बी मैट्रिक्स है उसको भी ओपन कर लेते हैं B11 B12 B21 B22। तो अब ए और बी तभी बराबर होंगे जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर तो सेम हमने बना दिया। हमने क्या किया, दोनों ही मैट्रिक्स क्या 2x2 ऑर्डर के लिए हुए हैं। और क्या, दूसरा कंडीशन क्या बोला, कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। 2x2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या, A11 B11 के बराबर, A12 B12 के बराबर, B21 के बराबर, A22 B22 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम। और दूसरा क्या, ईच एलिमेंट ऑफ A is equal to corresponding element of B, corresponding element of B, मतलब यही बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है, अल्फा बीटा थीटा और आयोटा मान लेते हैं। ठीक है, अब आयोटा का वैल्यू -1 होता है ऐसा मत बोल देना, हम मान लेते हैं कुछ और मान लेते हैं, के मान लेते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब वो बी मैट्रिक्स एक दे रखा है, क्या दे रखा है 1 2 3 4। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा थीटा एंड के। तो आप क्या करोगे, बस चेक करोगे कि दोनों इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। करने का मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। 2x2 ऑर्डर का है, तो दूसरा कंडीशन, अगर ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्रिक्स बराबर है
तो उस सिचुएशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे, मतलब कि अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर, बीटा का वैल्यू 2 के बराबर, थीटा का वैल्यू 3 के बराबर और के का वैल्यू क्या आ गया 4 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, जो अननोन वेरिएबल होता है उसका वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। इस पे उतने बड़े क्वेश्चन बनते नहीं हैं क्योंकि ये सब तो बेसिक स्कूल लेवल पे पढ़ के ही आए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है एक्स वाई जेड ए बी सी है, और एक बार बी मैट्रिक्स हमारे पास है जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 है, और हमको क्या करना है एक्स वाई जेड ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों का ऑर्डर ही क्या है सेम नहीं है। ऑर्डर जब सेम नहीं है तो इक्वलिटी का कंडीशन ही होल्ड नहीं हुआ, तो इक्वलिटी का कंडीशन नहीं होल्ड हुआ तो इन अननोन वेरिएबल का वैल्यू ही नहीं निकल सकता। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको बनाते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है। अब क्या करो, अगर ऐसा दे रखा है कि ए इक्वल टू बी है, सॉरी दे नहीं रखा है आपको, हमको बस ये दो मैट्रिक्स दे रखा है, हमको अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो क्या चेक करेंगे पहले ए इक्वल टू बी के बराबर है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पे बराबर है, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर है क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो एक्स का वैल्यू 1 मिल गया, वाई का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 6 मिल गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एडिशन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी एडिशन नहीं किया ना, अभी तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात किया, तो अभी तो एडिशन को देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इक्वलिटी हो गया, अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिसेस, दो ही मैट्रिक्स होंगे या दो से ज़्यादा होंगे उन्हीं को ऐड करेंगे, इसलिए प्लूरल वर्ड मैट्रिसेस यूज करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एक सेकेंड, हाउ आर यू फाइन। चलो, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वही कंडीशन है, दो मैट्रिक्स को ऐड तभी किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर क्या हो सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। एडिशन के लिए पहला कंडीशन क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, तभी दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे। और ऐड कौन कौन से हैं होंगे, ऐड हमेशा ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही एंड होंगे, पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वही ना, A11 हमेशा B11 के साथ ही ऐड होगा, A12 हमेशा B12 के साथ ऐड ही होगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली एग्जांपल से देख लेते हैं। कोई मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है, और कोई भी एक बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है 7 8 9 10 11 12 है, और आपसे पूछ ले कि आप क्या करो ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करो, तो बस क्या करोगे, चेक करोगे पहले ऑर्डर सेम है कि नहीं। हाँ, ऑर्डर सेम है, कितने रो हैं, दो रो है, कितने कॉलम, तीन कॉलम, कितने रो, दो रो, कितने कॉलम, तीन कॉलम, ऑर्डर सेम, तो आराम से ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। A11 A11 1 प्लस 7, A12 A12 2 प्लस 8, A13 3 प्लस 9, 21 A21 4 प्लस 10, A22 5 प्लस 11, A33 कितना, सॉरी A23 कितना मिल गया 6 प्लस 12। बस ऐड कर लो तो क्या मिलेगा हमारे पास, नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वही क्या होगा, दोनों के एडिशन से बनाया गया मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कितना हो गया 12 14 16 और 18 हो गया। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर भी क्या है, पुराने मैट्रिक्स के बराबर ही होता है। ठीक है, एडिशन के केस में जो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हो क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है तभी वो ऐड होंगे, और ऐड करने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स बना, अब इसको क्या बोलेंगे हम, ए प्लस बी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, पुराने मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर ही होगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं क्या है 1 2 3 4 5 6। तो क्या ए और बी को ऐड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, ए और बी को ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसके अंदर कितने रो हैं, तीन रो, कितने कॉलम, दो कॉलम, कितने रो, दो रो, कितने कॉलम, तीन कॉलम।
एक दूसरे के रिवर्स है, इसलिए इनको ऐड किया नहीं जा सकता। तो ऐड तभी हो सकता है जब या तो ये 3x3 का बन जाए, या तो ये 3x3 का बन जाए, या तो ये 2x2 का बन जाए और ये भी 2x2 का बन जाए। तो उस सिचुएशन में आराम से ऐड कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे। 2 2 2 और 2 बन गया, तो वह क्या नया मैट्रिक्स ए और बी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्या बनेगा, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 × 5 8, 4 6 10। चलो ये क्या बन गया, एडिशन से नया मैट्रिक्स बन गया। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2 के ही बराबर है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स की बात करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक मैट्रिक्स में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होता है, मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट दूसरा मिलेगा, और डिटर्मिनेंट के अंदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर रिजल्ट दूसरा मिलता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, स्केलर मतलब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर के। ठीक है, दैट इज अ कांस्टेंट नंबर के। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, कुछ अब रैंडमली लेते हैं, 5 6 9 1 2 7 3 और क्या बचा 4, और क्या बचा, कुछ तो बचता है, 3x8 बचा। चलो अब क्या करना है, अगर हमको ए के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या, के का वैल्यू 2 लेके मल्टीप्लाई करना है, तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 2 है वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो 5 के साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 के साथ भी जाएगा, 9 के साथ भी जाएगा, जितने भी एलिमेंट हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई के अंदर जाने वाला है। 3 2 जा 6 8 16। ठीक है, तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कांस्टेंट हर जगह मल्टीप्लाई के अंदर जाएगा। डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है, किसी भी एक पार्टिकुलर रो या कॉलम में मल्टीप्लाई में जाता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आप नोट करो, आगे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में।